नमस्कार, स्वागत है हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे आपातकाल इमरजेंसी की, जो 1975 जून में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी देश पर और फिर 18 या 20 महीने बाद उसको वापस विड्रॉ कर लिया था। इलेक्शंस बुलाए थे जिसमें वो हार गई थी और पहली बार देश में केंद्र में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। पिछले कुछ समय से लगातार इमरजेंसी के काले अध्याय पे चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने उसको संविधान हत्या दिवस की तरह से मनाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके कैबिनेट कोलीग्स ने लगातार एक नैरेटिव बनाया, एक बात कही है और जो काफी हद तक बिल्कुल सही है कि इस तरह से कभी दोबारा लोकतंत्र की, संविधान की हत्या नहीं हो पाए, इसलिए ऐसे मौके को याद करना आवश्यक है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि अभी एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन देश में आपातकाल है, प्रेस मजल्ड है, ऑपोजिशन मजल्ड है, सारे इंस्टीट्यूशंस सरकार के कब्जे में है। तो दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष ज्यादा जायज है, ज्यादा सही है, किसकी बात में ज्यादा दम है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको फौरन नोटिफिकेशंस मिल सके और हमारे कंटेंट पे अपनी टिप्पणी भी कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए बात करते हैं इमरजेंसी की। सबसे पहले इमरजेंसी लगी क्यों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का लोकसभा इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड कर दिया और उसके बाद जो तूफान सा आया भारतीय राजनीति में, उसकी परिणति कुछ हफ्तों में इमरजेंसी या आपातकाल लगने में हुई। किस वजह से इमरजेंसी लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने? लगातार ये कहा जाता है कि देखिए उस समय देश में इतनी ज़्यादा अशांति हो गई थी, इतनी अराजकता हो गई थी। रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस ने एक तरह से चक्का जाम कर दिया था रेलवेज का। जेपी ने टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी, जयप्रकाश नारायण ने। सेना और पुलिस तक को आह्वान कर दिया गया था कि वो ऐसे आदेशों को नहीं माने, इस तरह की अलोकतांत्रिक सरकार के आदेशों को नहीं माने। स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था बिहार में, उधर नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था गुजरात में। तो पूरे देश में एक अशांति का माहौल था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने शायद इसलिए इमरजेंसी लगाई। कम से कम कांग्रेस का हमेशा से ये नैरेटिव रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे समय की परतें खुलती हैं और बीती बातें सामने आती हैं, तो एक दूसरा नैरेटिव भी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहना एक तरह से अनटेनेबल हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। मतलब उस जजमेंट के बाद वो बनी नहीं रह सकती थी अपने पद पे, तो वो किसी और को बना सकती थी अगर चाहती तो। लेकिन उनको कोई भरोसे का आदमी नहीं मिल रहा था कांग्रेस पार्टी में, जो समय आने पे वापस उनकी कुर्सी खाली करके उनको दोबारा सत्ता पे काबिज करे। जगजीवन राम एक ऑब्वियस चॉइस थे, लेकिन उन पे उनका पूरा भरोसा नहीं था। और भी कुछ नेता थे पार्टी में जो सपना देख रहे थे। देवकांत बरुआ थे कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी सपना देख रहे थे कि शायद बन जाऊं मैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन श्रीमती गांधी और उनके जो बिल्कुल किचन कैबिनेट था या करीबी सलाहकार थे, उन सब ने शायद उनको ये राय दी कि आप इमरजेंसी लगाइए, किसी और को बैठाना कुर्सी पर खतरे से खाली नहीं है राजनीतिक दृष्टि से, और देश में माहौल ऐसा है, आप इमरजेंसी लगाने का आपके पास कारण है। प्रस्ताव जो संसद में पेश किया वो बाबू जगजीवन राम ने किया और इमरजेंसी लागू हो गई। हजारों विपक्षी नेता, कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए गए, प्रेस को पूरी तरह से मजल कर दिया गया, सेंसरशिप लागू हो गई और कई ऐसी चीजें हुई जैसे स्टरलाइजेशन जिसका बड़ा नुकसान हुआ, एनक्रोचमेंट्स हटाने की जिस तरह कार्रवाई हुई, तुर्कमान गेट का किस्सा सबको मालूम है, उसकी बहुत आलोचना हुई। तो जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो सारा छितर बितर हो गया और जब इमरजेंसी हटाई गई तो आनंद फानन में जनता पार्टी का गठन हुआ जिसमें सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हुआ। जनसंघ भी उसमें थी, लोकदल भी था, सोशलिस्ट भी थे, मतलब सभी। तो फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया, जबरदस्त जीत मिली। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। अभी बात करते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या हुआ था उसमें, वो कितना गलत था। तो देखिए, हमने ये तो बताया कि इमरजेंसी लगने का कारण शायद क्या रहा। देश में अशांति और इंदिरा गांधी की असुरक्षित होने की भावना राजनीतिक रूप से, दोनों का एक उसमें सम्मिश्रण था। फिर इमरजेंसी में जिस तरह के एक्सेसेस हुए, जिस तरह के अत्याचार हुए, चाहे विपक्ष के खिलाफ, चाहे प्रेस को जिस तरह से कर्टेल किया गया, बंद किया गया, मजल किया गया, वो जो और एक्सेसेस हुए, स्टरलाइजेशन, एनक्रोचमेंट ड्राइव्स वगैरह वगैरह,
वो सब की बातें हम सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं। कुछ अच्छी बातों की तरफ भी लोग इशारा करते हैं कि देखिए सरकारी दफ्तर समय पे खुलने लग गए थे, ट्रेनें समय पे चलने लग गई थी, एक अनुशासन आ गया था भारतीय सार्वजनिक व्यवस्था में। लेकिन वो बहुत गौण बिंदु हैं जब हम लार्जर लोकतांत्रिक परिवेश में पूरी चीज़ को देखें। अब 2-3 बातें मैं इस विषय में कहना चाहता हूं। एक तो इमरजेंसी बिल्कुल पूर्णतः 100% गलत फैसला था, लेकिन उसको विड्रॉ किसने किया? श्रीमती गांधी नहीं। अगर वो उसको जारी रखती तो सत्ता में बनी रहती जब तक वो चाहती। ऑब्वियसली उन्होंने किसी चैरिटी की दृष्टि से या कोई बहुत बड़प्पन दिखाते हुए इमरजेंसी विड्रॉ नहीं की। उनका फीडबैक ये था, जो गलत साबित हुआ, कि जब चुनाव होंगे, जनता खुश है इमरजेंसी से, कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाएगी, वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगी और जो दुनिया भर में एक अलोकतांत्रिक होने की छवि बन गई थी वो अब मिट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो चुनाव हार गई। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा साहब ने जो जजमेंट दिया, जिन्होंने सेट असाइड किया मिसेस गांधी का इलेक्शन, क्या आज की दुनिया में वो संभव है? 2025 में वो हो सकता है? मेरे ख्याल से तो कतई नहीं हो सकता। शायद ही किसी जज मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत पड़े कि वो इतने बड़े पद पे बैठे आसीन व्यक्ति के खिलाफ निर्णय दे सके। और वो निर्णय भी कितना तकनीकी बिंदु पे था, कोई उसमें ब्राइबरी के एलिगेशंस नहीं थे या करप्शन के एलिगेशंस नहीं थे। वो एक बहुत ही तकनीकी टेक्निकल पॉइंट था कि यशपाल कपूर जो मिसेस गांधी के सहायक थे, वो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने दिल्ली में, लेकिन वो रायबरेली जब तक पहुंचे और उन्होंने काम करना शुरू किया एज अ राजनीतिक पर्सन ग्राउंड पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंदिरा गांधी की, तब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। तो इस टेक्निकलिटी पे कि दे दिया इस्तीफा लेकिन स्वीकार नहीं हुआ था, इसलिए सरकारी कर्मचारी इलेक्शन में मदद कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, इसलिए इलेक्शन सेट असाइड किया। तो देखिए कितनी बारीक और महीन बात। तो ठीक है, फैसला सही था, होना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने उसके खिलाफ जो इमरजेंसी लगाई वो बिल्कुल गलत थी। अब बात करते हैं, अभी जो कांग्रेस लगातार कहती रहती है कि एक अघोषित इमरजेंसी है, अभी तो कोई इमरजेंसी लगाने की बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही विपक्ष को, प्रेस को मजल किया हुआ है, जो चाहती है सरकार करती है, इंस्टीट्यूशन सारे उनके कब्जे में है। इन दावों में कितनी सच्चाई है? तो मेरा ये मानना है कि इस तरह का कोई भी एक स्वीपिंग या बिल्कुल वाइड रेंजिंग व्यापक स्टेटमेंट दे देना कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, वो तो शायद अतिशयोक्ति है, वो तो एक एग्जैजरेशन है, वो शायद गलत है, बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाने वाली बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हद तक सरकार जो चाहती है देश में वही हो रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की बात है, चाहे वो प्रेस की बात है। अब प्रेस को देखिए, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, जितनी मेन स्ट्रीम प्रेस है भारत की, अब वो ज़्यादातर सवाल विपक्ष से पूछती है। और कल मैं एक टेलीविज़न डिबेट में था जिसमें एक साथी पैनलिस्ट ने, फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि भाई विपक्ष से सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि 40% जो देश की आबादी है या देश की जगह है उसमें विपक्षी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, तो विपक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है। तो मेरा प्रश्न पलट के ये है कि क्या 60% मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से सवाल करता है? क्या हम टेलीविजन डिबेट्स में ये देखते हैं कि 60% समय सरकार से सवाल जवाब में लिया जा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है? ऐसा मुझे तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी हद तक एक तरफा है, हमेशा विपक्ष से सवाल करना, और विपक्ष से भी स्टेट गवर्नमेंट से और स्टेट लीडर्स से नहीं, 90% ऑफ द टाइम आप देखिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, राहुल गांधी की आलोचना करना, सवाल करना, जो सही बातें हो सकती हैं। लेकिन विपक्ष जो एक सत्ता पक्ष का या गवर्नमेंट का वॉचडॉग होता था, अब वो विपक्ष का वॉचडॉग हो गया है। और पूरी तरह से, जैसे कई लोग कहते हैं कि एक सरकार का एक्सटेंशन बन गया है मीडिया, उसकी तरफ से बैटिंग करता है, उसकी तरफ से तर्क देता है, उसकी तरफ से सवाल करता है, वही मुद्दे उठाता है जो सरकार को माफिक ज़्यादा रहे। तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, बहस में सबको जगह मिलती है, आलोचना करने वालों को भी सरकार के जगह मिलती है, लेकिन आप स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं कितनी जगह उनको मिलती है, उनको कितना रिबटल का मौका मिलता है, और दूसरी तरफ से कितना ज़्यादा स्पेस दी जाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इंस्टीट्यूशंस देखिए, जहाँ तक बात है सीबीआई की, ईडी की, इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन वगैरह की, ये मेरा मानना है, हमेशा मैंने कहा है कि इस देश में जितना भी मिसयूज़ हुआ है इंस्टीट्यूशंस का या एजेंसीज का, उस सब की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। वो दिशा, वो राह कांग्रेस पार्टी ने दिखाई। उन्होंने ही अब्यूज़ और मिसयूज़ किया इन सब एजेंसीज को और इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन अब वो अब्यूज़ मिसयूज़ एक अलग लेवल पे चला गया, अलग जोन में चला गया,
एक अलग ब्रेजननेस के साथ होता है। मतलब उसमें कोई अब लोक लज्जा की बात नहीं होती। अगर इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देना तो वो नहीं देंगे, कोई भी एजेंसी से आप सवाल पूछें वो नहीं देंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की थी हाल में जिसमें कहा था कि ज़्यादातर 80% 90% जो कार्रवाई होती है वो विपक्षी लोगों के खिलाफ होती है। तो ऐसा है क्या सच में कि सारे गुनाहगार, सारे गलत लोग विपक्ष की तरफ ही हैं? तो ये एक इम्बैलेंस बना हुआ है। तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि सत्ता का इस तरह से इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, बट एट द सेम टाइम हम उसको बिल्कुल इमरजेंसी कह दें तो वो नहीं है। विपक्षी नेता जेलों में तो नहीं ठूसे जा रहे, न कोई आम प्रदर्शन बैन हो गए हैं, सड़कों पे इकट्ठा होना मना हो गया है। दिल्ली में आपने देखा जो किसान आंदोलन था, कितने दिनों तक उन्होंने सड़क जाम करके रखी, चक्का जाम करके रखा, कितना अवरुद्ध किया ट्रैफिक को, और अलग अलग स्टेट्स में ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस है, लेकिन डेफिनेटली जो राह कांग्रेस ने दिखाई उसको एक अलग स्तर पे ये सरकार ले गई है, और कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। लोग उस तरह से खुल के आलोचना मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है, नहीं सवाल जवाब कर रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में दूसरी तरफ बात ये हो रखी है, ज़्यादातर लोग सरकार के विरुद्ध परचम उठाए खड़े हो गए, झंडा उठाए खड़े हो गए। तो आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का भी एक तरह से बिल्कुल अलग अलग सा रुख हो गया है। तो कुल मिला के अगर मैं समाप्त करूं अपनी बात को, तो ये बात कहने में कोई भी एतराज़ या गुरेज नहीं होना चाहिए कि इमरजेंसी एक बहुत ही काला अध्याय थी और उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, संविधान, ये ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे हमारे मूल्य हैं जिनकी हमें रोज़ रक्षा करनी है, जिनके लिए रोज़ आवाज़ उठानी है। कोई भी सरकार हो, उसका एक बेसिक नेचर होता है कि स्वयं को ज़्यादा ताकतवर बनाए और जो विपक्ष की आवाज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करे, जो भी आपके खिलाफ आवाज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुर्बल बनाए। तो हमें उसके प्रति सचेत रहना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमसे नाइत्तफाकी भी रखते हैं तब भी कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, हमारी भी आलोचना कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।